हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 4 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता, नंबर 2 वैदिक संस्कृति, नंबर 3 महाजनपद काल, नंबर 4 बौद्ध धर्म जैन धर्म, और आज दोस्तों अपना इसमें 5वां नंबर का चैप्टर है मौर्य काल। ठीक है, टोटल 10 क्लासों के अंदर दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें आज अपना 5वां नंबर का चैप्टर है मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 100 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछली 4 क्लास से अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा प्राचीन भारतीय इतिहास टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, तो आप वहां जाके पिछली 4 क्लास जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, चाणक्य का अन्य नाम था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो सीधा सा है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ठीक है, आगे देखिए, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो किसकी तुलना है वो यहाँ पे मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें बिल्कुल सही उत्तर है इसका, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये अर्थशास्त्र है, ये ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो दोस्तों देखिए, बड़े भाई सुसीम की हत्या वो किसने की थी, तो बिंदुसार था। देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त शासक बना, चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार शासक बना। ठीक है, और बिंदुसार का दोस्तों एक बेटा था जिसका नाम था सुसीम। ठीक है, एक रानी का, और दूसरी रानी का था दोस्तों अशोक। तो क्या हुआ था कि अशोक ने सुसीम को मार दिया था और फिर सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सम्राट अशोक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुसीम की हत्या किसने की थी, अशोक ने। आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कारुवाकी। कारुवाकी है, ये अशोक की पत्नी थी, तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्धमगधी। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अर्धमगधी। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था। तो देखिए बिंदुसार ने विद्रोहियों को दबाने के लिए अशोक को कहां भेजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तक्षशिला। तक्षशिला भेजा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो दोस्तों सीधा सा है, देवानाम प्रिय किसे कहा जाता है, तो वो है अशोक को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें मौर्य सम्राट अशोक। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो प्राचीनतम राजवंश है वो कौन सा है, तो यहाँ पे मौर्य है, ये प्राचीनतम राजवंश है इन तीनों में से, तो चारों में से, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पे ये जो चाणक्य है ये किसका प्रधानमंत्री था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। कलिंग विजय के उपरांत
अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने? तो दोस्तों सम्राट अशोक ने। ठीक है, याद रखना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। और जो ये बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? तो वो ली थी दोस्तों उपगुप्त से। ठीक है, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी सम्राट अशोक ने। आगे देखिए, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो किसने की थी मदद? तो वो है चाणक्य ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची है ये बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा बौद्ध। आगे देखिए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और ये जैन धर्म की जो शिक्षा है, वो जो दीक्षा है वो किससे ली थी? तो भद्रबाहु। याद रखना, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो वो था दोस्तों पण। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर पण। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये तीनों है ये मौर्य वंश के शासक हैं, लेकिन अजातशत्रु है ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कुणाल। कौन था? कुणाल। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुणाल। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं वो कौन है? तो ये तो सभी को पता है, विशाखदत्त। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? तो वो है दोस्तों बृहद्रथ। ठीक है, देखिए, अशोक के बाद में शासक कौन कौन बने थे? तो अशोक के बाद में उत्तराधिकारी कुणाल बना था, यानी कि कुणाल शासक बना था। कुणाल के बाद में दशरथ शासक बना था, और दशरथ के बाद में संप्रति शालीशुक ये शासक बना था। फिर बाद में देववर्मा शासक बने थे। फिर लास्ट में बृहद्रथ, ठीक है, शासक बना था। जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का वो था बृहद्रथ। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु है वो क्या है? तो वो है, इसमें देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार में दुर्भी संधियों के बारे में मिलता है अपने को जानकारी, किसमें? मुद्रा राक्षस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो वो की थी दोस्तों किसने? अशोक ने। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक के शिलालेख है वो कहां पर नहीं है? देखिए यहाँ पे गिरनार, कांधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख है वो नहीं है। यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो किसके समकालीन था अर्थशास्त्र का लेखक? तो वो है चंद्रगुप्त के समय था अर्थशास्त्र का लेखक, यानी कि विष्णुगुप्त चाणक्य, जिसको अपन बोल सकते हैं कौटिल्य भी। आगे देखिए, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मौर्य वंश ने। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था दोस्तों तक्षशिला। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका, ठीक है। और ये दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था और ये आया था दोस्तों कहाँ पर? भारत आया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। किसके समय आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वह कौन सा है? तो वो है दोस्तों विशाखदत्त। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वो कौन सा स्रोत है? तो वो स्रोत है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है इंडिका। और इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो वो भाषा कौन सी है? तो वो है इसमें प्राकृत। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्राकृत। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो कौन से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वो है चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 31 नंबर प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो दोस्तों कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था भारतीय समाज को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सात श्रेणियों में विभाजित किया था, ठीक है। याद रखना 7 श्रेणी। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो वो है राजनीतिक नीतियों के बारे में, राजनीतिक नीतियों के बारे में। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्रीलंका। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी है वो दोस्तों किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 35 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल है वो किसका बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लकड़ी का बना हुआ है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बराबर गया जिला, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आजीविकों ने। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 37 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था?
किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, इससे दोस्तों अपने को यह जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए इसमें 38 नंबर प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह शिलालेख कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा है? तो एक तो है मास्की और एक दोस्तों यहाँ पे देखिए मगध का सम्राट, मगध का सम्राट। हाँ देखिए यहाँ पे तो भाब्रू स्तंभ है, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और यहाँ पे मास्की और गुजरा दो अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम है वो अशोक मिलता है, और अन्य कोई अभिलेख में अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है। दो ही अभिलेख ऐसे हैं, एक तो मास्की और एक गुजरा, ये दो अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है कि मगध का सम्राट बताया है स्वयं को अशोक ने, तो वो है भाब्रू स्तंभ में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, सुमेलित करना है। ठीक है, यानी कि किसको किस नाम से जानते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए चाणक्य को दोस्तों विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अशोक को प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है, और बिंदुसार को दोस्तों अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का विनाशक, और चंद्रगुप्त को दोस्तों सेंडो कोटम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 3 1 4, 2 3 1 4 इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसके द्वारा? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो उस शिलालेख का दोस्तों ये कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कालसी में। उत्तराल में शिलालेख अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो वो कालसी में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता है अशोक ने बनवाया था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 43 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों उसका नाम था कौन? तो जेम्स प्रिंसेप। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। ठीक है, मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अशोक का शिलालेख नंबर 13। ठीक है, 13वां शिलालेख जिसके अंदर कलिंग के युद्ध का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 45 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? यानी कि जो मेगस्थनीज है ये भारत आया था, किसके दरबार में आया था? तो ये आया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 305 ईस्वी पूर्व में। 305 ईस्वी पूर्व में दोस्तों पराजित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसको पराजित किया था? सेल्यूकस को। ठीक है, आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो वो था दोस्तों अशोक। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद
क्या किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों अशोक ने जो कलिंग का युद्ध जीतने के बाद में भारी रक्तपात देखा था, उसके बाद में दोस्तों जो युद्ध करने की जो नीति है उसको सदा के लिए त्याग दिया। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो यहाँ पे देखिए प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि, प्राकृत एवं ब्राह्मी, सॉरी इसमें देखिए प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि, ठीक है, इस भाषा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 50 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुद्रा राक्षस में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, मुद्रा राक्षस। आगे देखिए, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सीधा सा है, देखिए संस्कृति कला साहित्य का विकास किया था मौर्य नरेश ने, बिल्कुल सही बात है। सोने के सिक्के, ये दोस्तों कनिष्क ने चलाए थे आगे, तो इसको आप छोड़ दीजिए। प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये तीनों है यानी कि 1, 3, 4, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनका विकास किया था मौर्य नरेश ने, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है 1, 3, 4 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 52 नंबर प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दे रखा है। इसमें देखिए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण देखिए, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, दोनों इसके अंदर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, तो वो कौन से शिलालेख हैं? अशोक के वे कौन से शिलालेख हैं जो संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों दूसरा और 13वां, दूसरा और 13वां। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, कथन ए और कथन आर दे रखा है। देखिए इसमें अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। कथन आर देखिए, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, ये भी दोस्तों इसमें सही है, यानी कि दोनों इसमें सही है और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक है, ये मास्की और गुजरा दो अभिलेखों में मिलता है, तो गुजरा यहाँ पे दे नहीं रखा, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मास्की। आगे देखिए, इसमें 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, ये स्थापत्य संरचना का भाग है, ये स्थापत्य संरचना का भाग है, ये इसमें गलत दे रखा है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें तीनों सही है। आगे देखिए, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो वो है दोस्तों सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, ठीक है, अपने को बताना है कि किसका कौन सा प्राचीन नाम था। यहां पे देखिए दोस्तों, उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, ठीक है, और अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, प्राची, पूर्वी प्रदेश यानी कि पाटलिपुत्र। तो ये इसमें चारों के चारों सही सुमेलित हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 59 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो कौन से ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के
अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4वें वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म की दीक्षा है वो सम्राट अशोक ने किससे ली थी? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी किसने? तो अशोक ने, ठीक है। और भद्रबाहु से किसने ली थी जैन धर्म की दीक्षा? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें मेगस्थनीज ने दोस्तों पोलीब्रोथा कहा है किसको? पाटलिपुत्र को। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? तो वो दोस्तों सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था एग्रोनोमाई। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गूढ़ पुरुष। आगे देखिए, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की? तो किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 30 सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 30, ठीक है। आगे देखिए, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परिशिष्ट प्रवर्तन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उनमें शामिल है। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उनमें शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आषाढ़ जुलाई। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आषाढ़ जुलाई। आगे देखिए, निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया जाता है? अशोक के शिलालेख में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, चोल, पल्लव, पांडव, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, विष्णुकुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए चोल, ठीक है, और पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र, ठीक है। पल्लव नहीं थे इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 1 3 4 5, 1 3 4 5 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन सा है? तो वो है शिलालेख, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्राह्मी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो यानी कि अशोक का जो अभिलेख है वो दोस्तों एक तो पाकिस्तान में भी पाया गया है और एक अफगानिस्तान में भी पाया गया है। तो यहाँ पे पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है, तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो दोस्तों मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से निकाला गया था। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह उक्ति है किसकी है? ये उक्ति, तो ये उक्ति है मेगस्थनीज की, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को
भारत भेजने का आग्रह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिंदुसार ने। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कौन सा इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 13वां वृहद शिलालेख। 13वां वृहद शिलालेख, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पृथक कलिंग, सॉरी यहाँ पे देखिए, उस अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, उस प्रांत की पहचान करें। तो वो है दोस्तों इसमें उज्जैन। उज्जैन प्रांत का दोस्तों गवर्नर था अशोक। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ऐसे कौन से शिलालेख में किया है तो ये घोषणा? तो ये किया है दोस्तों पृथक कलिंग शिलालेख। पृथक कलिंग शिलालेख, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो वो है दोस्तों कलिंग का पृथक शिलालेख। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन से शिलालेख में जानकारी मिलती है? तो ये छठे शिलालेख में। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रादेशिक राजयुक्त। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें विष्टि है। तो विष्टि क्या है? तो ये दोस्तों बेगारी होती है विष्टि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 81 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो सीता से तात्पर्य क्या है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था मौर्य काल में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो सबसे अच्छा नमूना है वो है स्तंभ। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें महास्थान, बांग्लादेश, सोहगोरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 84 नंबर प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो दोस्तों किसे भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, अशोक के मानसेरा पाकिस्तान और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो इस लिपि में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों खगोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 86 नंबर प्रश्न है, कहाँ से अशोक के दुर्वी भाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शेर ए कूना कांदार। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 87 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें कितने अधिकरणों में? तो दोस्तों 15 अधिकरणों में विभाजित है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। तो कौन शामिल थे? तो दोस्तों राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मे
कहाँ का राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहाँ का? तो मिस्र का। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो ये आया था दोस्तों किसके शासनकाल में? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 प्रश्न आप अपनी तरफ से खुद पढ़ लेना। टोटल दोस्तों 100 प्रश्न हो जाएंगे मौर्य वंश से संबंधित। ठीक है, 90 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं मौर्य वंश से संबंधित। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने पिछली जो 4 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा प्राचीन भारतीय इतिहास प्रश्नोत्तरी के नाम से। तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लास जरूर देखें। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।